तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था। टॉपिक से रिलेटेड जब तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आगे बढ़ना फिर उचित नहीं रहेगा मेरा। हेलो, कितने का आ रहा हूँ? और क्या क्या प्राइस में आ रहा हूँ? सही रेट पे है क्या? हाँ, तो वो ला लो ना, हल्दी मिर्च और धनिया एक एक पाव में ला लो। और बाकी तो उसको जो दूसरा दो मंगाया है, वो तो ज्यादा का क्या करना है यार, है ना? हाँ, ले लो आप कोई। चलिए, आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। ठीक है ना? लास्ट टाइम पे पहले तो मैं उस बात को डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लास्ट टाइम पे पहले तो मैं उस बात को डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है ना? तभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आइए देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्या हमने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना? हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म में मैंने आपको बताया था पी ऑफ द पार्शियल प्रेशर, आई लिख सकते हैं चाहे तो, इक्वल टू होता है एक्स ऑफ आई इंटू पी ऑफ द टी। ये लिखा है। आई अगर कोई ए गैस है, ए गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी टी हो जाता था। ठीक है ना बेटा? ये बात आप लोगों ने पहले से सीखी हुई। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी टी, और एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। मतलब एन ऑफ टी का मीनिंग होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है। क्लियर हुई यहां तक बात? एक क्वेश्चन शायद आप लोगों ने भी किया था, और आई होप कि आप लोगों ने घर पे कुछ प्रैक्टिस की होगी, है? विदाउट प्रैक्टिस का बड़ा दिक्कत है बेटा ये। तो चलिए आइए, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, देन मैं इसी को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। Equal number of moles of
N2 and O2 are kept in a closed container at pressure P. ठीक है ना? If N2 is removed from the system, ठीक है ना बेटा? Then what will be the pressure of container? Then ठीक है ना? फिर आपको ये बताना है कि जो कंटेनर का प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। बात समझ में आ रही क्या? फिर आपको ये बताना है बच्चों कि जो कंटेनर का प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी इन टर्म ऑफ पी। पी के टर्म में उस वैल्यू को आपको बताना है। आया समझ में क्या क्या बोल रहा हूं मैं? कोई डाउट तो नहीं है? पी के टर्म में जरा कैलकुलेट करके देखो बेटा इसको।
हो गया? एक मिनट चेक करता हूं। P/2 एग्जैक्ट सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों। आंसर बिल्कुल सही दिया है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं। देखिए क्या है, इक्वल मोल्स ऑफ, देखिए यहां पे देखिए, इक्वल मोल्स ऑफ N2 and O2 are kept in a closed container at pressure P if किसी क्लोज कंटेनर में N2 और O2 के 2 मोल रखे गए हैं, मतलब इक्वल मोल रखा गया है। इक्वल का मतलब 1 1 मान लो, है ना? If N2 is removed from the system, then what will be the pressure of the container? मतलब कंटेनर का प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है ना? अब देखो पीटी की वैल्यू उसने ये दिया है पी, ठीक है ना? आप लोग जानते हैं यहाँ पे उसने पीटी इजिकल टू दिया हुआ है पी, ठीक है ना? पीटी इजिकल टू पी, तो आप मान के चलिए कि N2 का इक्वल मोल होगा, जितना किसका होगा, N2 इजिकल टू क्या होगा, NO2, तो मतलब दोनों का 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो N ऑफ द टोटल इजिकल टू क्या हो गया 2 मोल, हो गया ना? N ऑफ द टोटल इजिकल टू कितना हो गया 2। नहीं आ रहा बेटा समझ में? देखो दोबारा सुनो, पीटी की वैल्यू पीटी इजिकल टू उसने दिया हुआ है पी। अब होगा क्या कि पीटी अगर उसने पी दिया हुआ है तो आपको कह रहा है N2 का अभी इक्वल मोल है जितना N2 किसका है, जितना N ऑफ O2 होगा, तो मान के चलो इसका A है, इसका भी 1 मान के चलो, तो N ऑफ द टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, N ऑफ द टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 N ऑफ O2 प्लस N ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। N ऑफ द टोटल की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट होगी। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा P ऑफ N2 इज इक्वल टू X ऑफ N2 इंटू P ऑफ द T। अब X ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, X ऑफ N2 इज इक्वल टू N2 का मोल N ऑफ N2 डिवाइडेड बाय N ऑफ द T, N ऑफ द N2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय N ऑफ द T कितना है बेटा 2, हो गया, तो 1/2 रख दो इधर। P ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पीटी, पीटी की वैल्यू कितनी है P, इसका हो जाएगा P बाई, फाइनल आंसर है इसका। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है सर ये कैसे हो, ठीक। आइए कुछ और एक आध प्रॉब्लम्स और करके आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है ना? कुछ और प्रॉब्लम बिना बेटा न्यूमेरिकल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल को रहने दीजिए और आप आगे बढ़ जाए, तो ये भी फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही इसमें इंपॉर्टेंट है, मेन। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं यहाँ पे एक करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीख जाइए थोड़ा सा इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आप लोग करते हो, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है?
क्वेश्चन है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इक्वल मोल ऑफ इथेन एंड क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल वेट ऐसे लिखता हूँ, इक्वल वेट्स ऑफ इथेन C2H6 एंड हाइड्रोजन की बात करें, आर मिक्स्ड इन an empty container, ठीक है ना, at 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा है, ठीक। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by hydrogen, the fraction of total pressure exerted by hydrogen, हाइड्रोजन के द्वारा कितना प्रेशर का फ्रैक्शन एक्सर्ट किया जाएगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड H2 आर मिक्स्ड in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of total pressure exerted by hydrogen. फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर कैसे बताया था निकालने को, जरा देखो पिछला नोट्स, देखो बेटा, पिछला नोट्स देखिए सारे स्टूडेंट। कुछ आ रहा समझ में? इक्वल वेट का मतलब आपको कैसे करना है, आप एक काम करो बच्चों, एम ऑफ इथेन को डब्ल्यू ऑफ, ऐसा करिए, डब्ल्यू ऑफ इथेन को आप लोग एक काम करिए,
1 मान लो, और W ऑफ H2 को भी 1 ग्राम मान लो, क्योंकि इसका मास भी, दोनों का मास 1 के इक्विवेलेंट होगा। 1 के इक्विवेलेंट होने का रीजन ये है कि यहां पे आप देख रहे हैं उसने लिखा इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन, है ना। अब एक काम करते हैं, हमको तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर निकालना है, सो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है ना, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, अब प्रेशर लिख देता हूं P ऑफ H2, ऐसे लिखता हूं, ये देखो, ये फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन तो कैसे लिखते हैं, ये होता है P ऑफ H2 डिवाइडेड बाय P ऑफ द टोटल इक्वल टू X ऑफ H2, ये होगा फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर। बताया ना फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग पहले X ऑफ H2 कब निकालोगे, तो N ऑफ H2 प्लस N ऑफ द T निकालना पड़ेगा, है ना। तो बच्चा देखिए कैसे करते हैं, N ऑफ H2 इक्वल टू हो जाएगा W ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1/2, एंड N ऑफ C2H6 इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इसका मास जो हो रहा है बच्चों, ये मास हो जाएगा आपका 30 के इक्विवेलेंट। अब N ऑफ T कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए तो N ऑफ द T इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, N ऑफ H2 प्लस N ऑफ C2H6, ठीक। देखो बच्चों, N ऑफ H2 कितना है बेटा, 1/2 प्लस 1/30, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो देखिए कितना हो रहा है बेटा, ये आपका हो रहा है, 1 मिनट है, C2H6 हो रहा है ना, 24 प्लस 36, ओके ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हम लोग यहाँ से 30 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 15 प्लस 1, ऐसे आ रहा है ना निकालना, है ना। तो मतलब कैसे निकाल रहे हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फाइनल ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 30, दिस इज द N ऑफ द T, N ऑफ द T है ना, ये N ऑफ टोटल निकाला मैंने अभी, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर कहां से निकाला अभी, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर P ऑफ H2 डिवाइडेड बाय P ऑफ द T इज इक्वल टू X ऑफ H2, तो X ऑफ H2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 1/2, डिवाइड कर दो इसको 16/30 से, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 15, तो ये आएगा 15/16, सो आप इसका रेशियो भी बोलेंगे, रेशियो भी कितना आएगा बेटा, 15:16, देख लो भाई। कोई डाउट किसी को, तो इसका आंसर एग्जैक्ट जितना लिखा है बच्चों उतना ही आएगा। अब बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो यार, कोई तो पूछे। रिद्धि राठौड़ ने भी आंसर दे दिया था, हस्ती पटेल ने भी दिया था, बाकी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है क्या, बाकी स्टूडेंट को नहीं आ रहा बेटा, क्यों नहीं दे पा रहे हैं आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप लोग घरों में, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका क्या हो सकता है यार, बताइए आप लोग के लिए। जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों में, तो कुछ हो रहा है उन लोगों का बेड़ा पार। और भाई जो नहीं पढ़ रहा है तो क्या होगा बताइए। कोशिश करो, एक दिन ऐसा आएगा जब खुद समझ में आए, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो बेटा क्या होगा बताइए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आपको दिखा।
एक ये स्टूडेंट है, ये हमेशा लेट ही आता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बताइए। A mixture of hydrogen and at 1 bar pressure a mixture of hydrogen and oxygen at 1 bar pressure contains 20% by mass by weight of hydrogen. Partial pressure of hydrogen will be, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कर सकते हैं क्या बेटा, जरा कोशिश करो तो। A mixture of hydrogen and oxygen at 1 bar pressure contains 20% by weight of hydrogen. थोड़ा सा मूल कंसेप्ट का भी, मूल मूल वाले चैप्टर का भी छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा ध्यान दो, ये लगाओ, माइंड लगाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी क्या होगा। अब मोल वाला जो चैप्टर है भाई, वो तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट तो आएगा ही इसमें। तो केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट तो आना ही आना है। करिए बच्चों, जरा सा कोशिश करिए आराम से। कितना लिखा है बेटा, अभी तक करने लिखा है 0.8 बार, शायद सही है। और स्टूडेंट भी करिए जरा जल्दी से, गुड। हाँ तो फास्ट फास्ट थोड़ा सा आंसर दो बच्चों। सबको देना है आंसर। चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे ही दिया है, जो लोग नहीं दिए हैं वो जरा देख लें बच्चों। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन
and oxygen at 1 bar pressure contain 20% by mass of hydrogen. मतलब 20% by mass of 20% by weight of हाइड्रोजन का मतलब होता है मींस का क्या मीनिंग है बच्चों, मतलब 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के 80 ग्राम में है ना, क्योंकि 20% का मतलब क्या होगा, 20% क्या होगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, 100% होगा, उसमें से 20% क्या है, हाइड्रोजन है, तो बाकी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 20 100 में से 20 कम कर दो, कितना बचा ऑक्सीजन, 80 बन गया ना। तो इसलिए आपका ऐसा हो गया, ये मूल कंसेप्ट में आपको ऐसा पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब आपको W ऑफ H2 तो मिल गया है, कितना है 20 ग्राम। W ऑफ O2 भी आपको मिल गया है, कितना 80 ग्राम। तो एक काम करिए, मोल निकाल दीजिए इनकी, N ऑफ H2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, N ऑफ O2 इज इक्वल टू 80/32, तो ये हो जाएगा 5/2, ऐसा ही कुछ होगा, मतलब 2.5 के अप्रोक्सीमेट, है ना, इतने आ रहा होगा, देख लीजिएगा। और n ऑफ t इज इक्वल टू आपका 10 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 12.5। अब वो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो P ऑफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा x ऑफ H2 इंटू P ऑफ द T, प्रेशर दिया है ना उसने, P ऑफ द T दिया बेटा उसने, P ऑफ T है 180, 1 बार दिया सर, है ना। अब देखो इधर, तो x ऑफ H2 इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, तो ये शायद 0.8 बार की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे अपॉन में 100 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 20% बाई मास का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन, 20% बाई मास का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा ना, जैसे मोल कंसेप्ट में मास परसेंटेज, W अपॉन W परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, 20% ऐसे लिखा रहता है, 20% NaCl, मतलब 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, है ना। अरे बोलता है ना सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो 20% NaCl का मतलब हो गया कि जो 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा वो कितने में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन में तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में टोटल कितना अमाउंट है, 20 ग्राम सोडियम है। अब सोडियम को अलग कर दो, सोडियम क्लोराइड को, तो 100 माइनस 20 कितना हुआ, 80 होगा, मतलब 80 हो गया, 80 ग्राम बच गया ना, तो 80 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन पानी होगा, हो सकता है पानी के साथ मिलाया होगा, तो 80 ग्राम मास किसका हो जाएगा, वाटर का। ऐसे ही तो करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, देखिए कंसेप्ट क्या है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए है, इसमें देखते हैं क्या है।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। या इसको एक नाम ऐसा देते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ या इसको एक नाम देते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो ग्राहम्स का डिफ्यूजन वाला लॉ था वो क्या है वो इसमें बताते हैं। देखिए क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन का मतलब होता है ऑल द, एक टर्म लिखता हूं मैं, डिफ्यूजन क्या होता है पहले यहां। All gases have tendency to intermix with each other and forms homogeneous solution। बहुत सारे गैसेस का क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के साथ मिक्स होने की टेंडेंसी होती है। सपोज मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है ना, ऐसा भी लिख जाए या ईच अदर इंटरमिक्स एंड फॉर्म्स ए टेंडेंसी होमोजेनियस, ऐसा भी पढ़। आपने किसी गैस को मान के चलिए या किसी कोई भी चीज को जो है आपने एक दूसरे में मिलाया, और मिलाने के बाद आपको मैं एक कंडीशन बता देता हूं बच्चों, जरा देखिए ध्यान से। देखिए एक्चुअल में मान के चलो आपके पास ये एक ऐसा कोई कंटेनर है, यहां पे आपने वाटर मिलाया है, ये आपका वाटर है, और यहां पे कोई ब्लू कलर का पाउडर है, ब्लू कलर का पाउडर है। अब यहां से आपने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से देखो, आपने इस कंपार्टमेंट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो आपने देखा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। इमेजिन करिए एक ब्लू कलर का पाउडर ऊपर से रखा हुआ है, नीचे पानी है, आप उस ब्लू कलर को उसमें डालोगे तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा, नीले टाइप का हो जाएगा, नीला हो जाएगा ना। तो उसको बोलते हैं जो ब्लू कलर का पाउडर था वो पूरे पानी में डिफ्यूज हो गया है बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आई बात क्या, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है, उस टर्म्स को डिफ्यूजन बोला जाता है। जब आपने कोई ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपने क्या किया बच्चों, नीचे पानी में पूरा मिला दिया। पानी में पूरा मिलाने के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा, और फैलने के बाद अब आपको पता नहीं लगा, आपको लगा इस पानी का कलर ही पूरा ब्लू कलर है, तो उसी कंडीशन को डिफ्यूजन बोला जाता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। ये कंडीशन आपका, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब एक टर्म और होता है, एक टर्म और होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन किसको बोलते हैं, मैं यहीं पे प्रैक्टिकली लिख रहा हूं ऐसे ही नॉर्मली। मान के चलो यहां पे आपने ब्लू कलर रखा और यहां पे आपने वाटर रखा, अब आगे क्या होगा, यहां पे इस पार्टीशन पे आप एक छोटा सा पिन होल कर दो, एक छोटा सा पिन होल, समझ रहे हैं, एक छोटा सा पिन होल करो।
तो यहां से ये ब्लू कलर धीरे धीरे ड्रॉप आएगा या नहीं आएगा, नीचे आएगा ना। तो अब धीरे धीरे आ रहा है तो हम बोलते हैं इफ्यूज हो रहा है, धीरे धीरे इफ्यूज हो रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, यहां से धीरे धीरे ब्लू कलर आएगा तो आप बोलेंगे तो यहां से धीरे धीरे नीचे आएगा तो आप इसको बोलेंगे, ये पिन होल से ये आपका क्या हो रहा है बेटा, इसको बोलते हैं इफ्यूजन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा, अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब एक्चुअली हमको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है। ग्राहम्स ने डिफ्यूजन से रिलेटेड क्या रूल दिया, पहले तो मैंने ओनली आपको डिफ्यूजन बताया। अब डिफ्यूजन का कौन सा लाइन उसने बोला था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए उसको सीखते हैं। इस रूल में ये बोला गया बच्चों, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन of gases is inversely proportional to, सीधे ऐसे लिख देता हूं, their density, उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इक्विवेलेंट होता है। सपोज यहां पे लिख देता हूं, R1 is rate of diffusion, R is rate of diffusion and D is density and D is their density, और D मैं कहता हूं उसकी डेंसिटी। उन्होंने ये कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चों, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, उन गैसेस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इक्विवेलेंट होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज R इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड D इज द डेंसिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग गैसेस। सो क्या हो जाएगा बेटा जरा देखिए, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ D। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना, अब देखो इफ R1 and R2, if R1 and R2 rate of diffusion of one gas and two gas respectively, बात समझ में आ रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखना नहीं चाहिए, क्या करना उसका, है ना। इफ R1 and, जरा सेंटेंस सुन लीजिएगा सर ने जो बोला, if R1 and R2 are rate of diffusion of gas 1 and 2 and their corresponding density D1 and D2, तो क्या रिलेशन होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, देखिए 1 अपॉन D1 ऐसे लिखिए, 1 अपॉन D1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन D2, ऐसे होगा देखिए, और ये फाइनली क्या हो जाएगा D2 अपॉन D1, रूट में ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जरा देखिए
R1 upon R2 equal to D2 upon D1. This is the rate of diffusion. समझ में आ रही बात क्या? है ना? अब एक मिनट एक बात और सुनो बेटा. अब मैं लिखता हूं if vapor density D is equal to m upon 2. ये मैंने आपको पहले बताया था, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दो टर्म है. मैंने कब बताया था बेटा? मूल कंसेप्ट में बताया था. इफ डी डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दो होते हैं तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन 2 और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. है ना? तो जरा देखो बच्चों, तो अब आप लोग क्या बोलोगे? तो डी की जगह पे रखोगे, है ना? तो डी की जगह पे देखो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन 2, m2 अपॉन 2, है ना? ऊपर वाले D2 का क्या हो जाएगा? m2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई m1 अपॉन क्या रखोगे बेटा? 2. ऐसे कर दो, इससे इसको कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे फाइनली देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू m2 अपॉन. सो आप बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू molecular mass of solution. This is the very molecular mass of gases. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे किया आपने. पूछ लो बेटा, कहीं पे कोई डाउट है तो. सर सर ये मतलब कि डिफ्यूजन ऑफ गैस आप निकाला ना कि इज इनवर्सली टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. जोर से बोल बेटा. हेलो. हाँ सर अब ये आपने बोला ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी. हाँ. ठीक है, तो मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा आगे. r इज इक्वल टू 1 बाय रूट d. यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा तो अच्छा, यहाँ पे एक कांस्टेंट कह रही है. हाँ मतलब कि वो इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो कांस्टेंट आता है ना कोई. कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट आएगा, इसलिए रखा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं. सुन रही है? वो 1 कहाँ से आया? है बेटा? वो 1 कहाँ से आया? एक्चुअली इस कांस्टेंट को लेने की जरूरत ही नहीं होती है. यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, बुक्स में कहीं पे भी आपको ऐसा दिया नहीं है कांस्टेंट वाला. कांस्टेंट जनरली एक टर्म आ भी जाता है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग जो है 1 मान के चलते हैं, ऐसा माना गया है. समझ रही हो? 1 जो है, अगर कोई ऐसा कांस्टेंट होता जिसकी वैल्यू अलग अलग आती तो हम फिर वहां पे उस टर्म को रखते. समझ रही हो? यस सर. ठीक है. यहाँ पे इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है बेटा, इसलिए. और आपको कहीं पे मिलेगा भी नहीं कांस्टेंट टर्म लगा हुआ, डायरेक्टली ओपन करके दिया हुआ है. तो आप उस कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, इसलिए हम उसका कोई रोल ही नहीं है, हम लिखते भी नहीं है उसको. समझ रही हो? इसलिए मैंने उसको लिखा भी नहीं. आपको कहीं भी बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा. समझ रहे ना? ध्यान रखिएगा इस बात. ठीक. और किसी को कुछ पूछना है तो भाई पूछो.
चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो क्या। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना बेटा, कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है। आप चाहे लिख भी लेंगे तो उस कांस्टेंट को वन ही मान के चलना है, अब कुछ रोल ही नहीं है तो उसका करना क्या। ठीक है ना। या जनरली कुछ बुक में इसका जो स्टेटमेंट है बच्चों, कुछ बुक में ऐसा लिखा गया है उसका स्टेटमेंट कि जो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इक्वल टू होता है, ऐसा बोला है, या ऐसा बोलता है इनवर्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी की। समझ रहे हैं ना, इसका इनवर्स होता है। और कहीं पे भी अगर आप कांस्टेंट अगर रख भी लेते हैं के, कोई भी के, तो उस के की वैल्यू आपको वन मान के चलना है, क्योंकि कांस्टेंट की कोई वैल्यू ही नहीं दी। कुछ बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि रोल ही नहीं है तो इसलिए ज्यादा उसका कोई इंपॉर्टेंस ही भी नहीं है। बात समझ में आई क्या। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, इफ मैं यहाँ पे लिखता हूं if B is volume of gas and T is time, diffusion by gas, then rate of diffusion इक्वल टू होता है V अपॉन T। उस टाइम पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू होगा बच्चों V अपॉन T। समझ रहे हैं क्या। अगर मैंने कहा B is the volume of the gas and T is the time taken for the diffusion by the gas, then R is equal to हो जाएगा B upon T, where B is the volume and T is the time taken, है ना। अब देखो R1 upon R2 is equal to, अगर आप लिखोगे R1 is equal to क्या हो जाएगा B1 upon T1, और R2 is equal to क्या हो जाएगा बेटा B2 upon T2। सो R1 upon R2 is equal to हो जाएगा B1 upon T1 B1 into T2 divided by B1। तो आप ऐसा कहेंगे सर R1 अपॉन R2 इक्वल टू B1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई B2 इंटू T1। बहुत ध्यान से देख लो, जो जो ब्रैकेट में डाला है सबको जो है सबके सब बड़े इंपॉर्टेंट है। बोलो हो गया। अब देखो ये भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला, ऐसा भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अब चाहे तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जरा देखो बेटा, जरा देखो बेटा, यहाँ पे चाहे तो अगर आप बोलते हैं इफ B1 इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इफ B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू 1, तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा T2 अपॉन T1। ऐसे होगा या नहीं होगा आप खुद ही देख लो,
है ना। और आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, m2 अपॉन m1, तो T1 अपॉन T ऐसे लिख सकते हैं ना, T2 अपॉन T1 इक्वल टू m2 अपॉन m1, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं देखो तुम। और इक्वल टू ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं D2 अपॉन D1, कोरिलेट करने को बोल सकते हैं ना, फॉर्मूले को, फॉर्मूले को कोरिलेट करने के लिए कह सकता है आपको, समझ रहे हैं क्या, आपको फॉर्मूले को, या ऐसा बोला आपने, ऐसा भी लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू D2 अपॉन D1। ऐसा क्यों लिखा मैंने P1, देखो P, ठीक है ना, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, ये प्रेशर के टर्म है बेटा, ये अलग से एक फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। वैसे तो इससे रिलेटेड कोई अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, अगर कभी प्रेशर के टर्म में भी आ जाता है तो मैंने लिख दिया है, वैसे तो नहीं आएगा, बाकी इन्हीं से सब इधर उधर घुमा फिरा के आएगा सारा, ठीक है ना, बाकी इन्हीं से घुमा फिरा के आएगा, ये थोड़ा सा याद रख लो, है ना? वैसे तो उतना वो नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ बातें अगर छूट ना जाए, क्वेश्चन आ गया तो फिर कर लेना, नहीं आया तो अभी तो वैसा आया है नहीं, तो वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसमें एक लाइन और लिख देता हूं मैं, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। चलो थोड़ी इम्पोर्टेंस तो उतना कुछ खास नहीं है, एक्चुअली ग्राम्स लॉ जो है क्या करता है, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, इट प्रोवाइड फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दूसरा इस फॉर्मूले से molecular weight and density of gas can be calculated, है ना, ये सब चीजें से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ये सब छोड़िए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ न्यूमेरिकल में चलते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, हो जाएगा बेटा, आओ कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा, अभी आपको न्यूमेरिकल करना है, हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, किसी को पूछ लो, नहीं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा टाइम है, पूछ लो बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो। आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, आज एक ही न्यूमेरिकल हो पाएगा, ठीक है ना, तो देखिए एक ही न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इसमें 50 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेक ऑफ हाइड्रोजन टेक takes 20 minutes to diffuse out of vessels,
ठीक है ना, हाउ लॉन्ग विल 40 volumes of oxygen take to diffuse out from same vessel, out from the same vessels under the same condition. क्या पूछे? 50 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेक 20 मिनट टू डिफ्यूज आउट ऑफ वेसल. हाउ लॉन्ग विल 40 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टेक टू डिफ्यूज आउट फ्रॉम सेम वेसल अंडर द सेम कंडीशन. जरा करो तो फिर मैं 1 मिनट मैं ही बताता हूँ इसको. इसके बाद पहले क्या है कि थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ करूंगा. वैसे भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे. चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन भी. चलो छोड़ो. वो कह रहा है 50 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेक 20 मिनट टू डिफ्यूज आउट वेसल्स. मतलब वो कह रहा है कि वेसल्स से, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ होगा. देखिए ऐसा कुछ हो सकता है. देखिए यहाँ H2 होगा तो यहाँ पानी होगा, तो यहाँ से जो है H2 नीचे आने में, मतलब इसमें मिलने में, पूरी तरीके से डिफ्यूज होने में कितना मिनट लग रहा है बेटा? 20 मिनट लग रहा है. 50 ml है यहाँ पे बेटा. 50 ml आप मान, 50 ml वॉल्यूम मतलब 50 ml मान के चलिए, ऐसे ही कुछ है. आउट दिस, हाउ लॉन्ग विल 40 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेक टू डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम वेसल. अब इसी बर्तन में ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा? इसी बर्तन में ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है. बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले B1 इजिकल टू मैं लिख देता हूँ 50 ml, ऐसे लिख लीजिएगा. T1 इजिकल टू आप लिख लीजिएगा 20 मिनट, एंड B2 इजिकल टू लिख लीजिएगा 40 ml, एंड ऑक्सीजन का T2 आपसे पूछ रहा है. यह हाइड्रोजन के लिए है और ये काय के लिए बेटा? लेकिन आपको एक वैल्यू और भी तो दे रहा है, M1 भी तो दे रहा है. M1 क्या है? हाइड्रोजन का 2 ग्राम, और M2 क्या है बेटा? ऑक्सीजन का 32 ग्राम. ये भी तो दे रहा है ना, इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा हो. नहीं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मतलब, नाम क्यों देता हो? बोलता कोई गैस है, कोई अननोन गैस है, ऐसा ही बोलता ना. नहीं तो नाम देने का मीनिंग ये है कि कुछ न कुछ उसके मोलर मास से लेना देना होगा. अदरवाइज वो नाम देता ही क्यों, अगर कुछ काम ही नहीं था तो. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, R1/R2 इजिकल टू, मैंने आपको बताया था B1 इंटू T2 अपॉन B2 इंटू T1. अभी अभी लिखवाया है, जरा देख लो. देख लो बेटा. तो अब मोलर मास से क्या रिलेशन है इसका? तो ऐसा होगा ना, M2 डिवाइडेड बाई M1, ऐसे ही तो था. देखो तो M2 divided by M1 equal to B1 into T2 divided by B2 into T1. देखो कितना बढ़िया से. 32 divided by 2 इक्वल टू B1. B1 कितना है बेटा? 50. 50 इंटू T2. T2 आपको X मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. अब B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? B2 आपको दिया है उसने 40 इंटू T1. T1 का होता है, हो गया. और एक काम करो आप,
8 से इसको कैंसिल कर दो, तो इसको 16/1 ऐसा कर दो इज इक्वल टू, इससे है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर। स्क्वायर मत लगाओ पहले, ठीक है ना। अब 16 हो गया तो यहाँ पे 4 लिख लो, 4/1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना हो गया 16, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 64 मिनट। देख लो यार, कोई डाउट? हाँ बिल्कुल सही, नक्षत्र हस्ती इन बच्चों ने निकाल दिया था पहले ही आंसर, वेरी वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। अब किसी को कोई डाउट है बेटा? अब टाइम हो रहा है यार, अब रख देता हूँ क्लास को, बोलो आप लोग, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो बोलो, हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलिए चलिए बेटा मैं रख देता हूँ, मिलते हैं बेटा फिर से, कल आपसे मिलते हैं फिर, ओके बेटा।